My Palestine! My Palestine! ये अलग बात है कि आप जंग में किसके साथ खड़े हैं, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये जंग जो है, ये नेगोशिएशंस में भी एक तरह की जंग हो रही है, सिर्फ हथियारों की ही जंग नहीं है। और इसमें दोनों पार्टियां कोशिश ये कर रही हैं कि ज़्यादा बेहतर डील किसको मिल पाएगी, किसके हक में होगी। जिस चीज़ को दुनिया जंग कहती है वो रुक गई है 2 हफ्ते से, लेकिन पब्लिक उसी तरह रातों को सड़कों पर है क्योंकि वो समझ रही है कि जंग दूसरे एक फॉर्मेट में अभी भी जारी है। तो ये बात बिल्कुल सही है। सुपर पावर दौर की हिस्ट्री देखें जो तकरीबन 80 साल की उसकी तारीख है, जिसमें उसको सुपर पावर कहलाया गया है। कभी भी वो इस तरह हारा नहीं है। कभी भी वो किसी पावरफुल और ताकतवर एडवर्सरी से उसका मुकाबला नहीं हुआ है। हाँ, यूएसएसआर से उसका 40 इयर्स की कोल्ड वॉर थी, 45 इयर्स की, लेकिन उसमें कभी भी डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। दोनों ने अपने अलग-अलग प्रॉक्सीज़ इस्तेमाल किए। तो फेस टू फेस वॉर एक पावरफुल एडवर्सरी से पहली बार अमेरिका तजुर्बा कर रहा है और इस तरह से ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त भी पहली बार। देखिए, शिकस्त उसको कोरिया में, वियतनाम में, इराक में, अफ़गानिस्तान में सब जगह हुई है, आपके दर्शक जानते भी होंगे। लेकिन वो तमाम जो शिकस्तें थीं और ये जो शिकस्त हुई उसमें एक ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। पहले की अब तक की जो अमेरिका की शिकस्तें हैं, उसने दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर पर असर नहीं डाला। हत्ता अभी अफ़गानिस्तान से जिस तरह ज़िल्लत से वो उसको भागना पड़ा, यकीनन उसके लिए एक ज़ख्म की हैसियत रखता था। लेकिन He understands, but it's ultimately up to me. If the deal isn't a very fair deal and a very good deal with Iran, then it's going to be, I think, a very difficult time for them. नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इस्लामाबाद टॉक्स का दूसरा राउंड होगा या नहीं होगा, इसको लेकर सस्पेंस इस तरह बरकरार है कि मुझे लगता है कि एक हॉलीवुड की फिल्म बन जानी चाहिए, क्योंकि कई बार खबरें यहाँ तक आ गई हैं कि जेडी वेंस बाकायदा फ़्लाइट में चढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ ईरानियन जो प्रोफेसर हैं प्रोफेसर मरांडी, वो कहते हैं कि अपने सूट जो केसेस हैं उसको अनपैक कर लीजिए, क्योंकि ईरान में यहाँ बातचीत करने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। लेकिन सिर्फ ये बात टॉक्स होने या ना होने की नहीं है, बल्कि अब जो आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपसे कुछ ही घंटों बाद जो मियाद है 2 हफ्ते की सीज़ फायर की, वो ख़त्म होने वाली है। तो क्या ये माना जाए कि फिर से जंग शुरू होगी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो यही कह रहे हैं कि हम बम बरसाएंगे और इतने बम बरसाएंगे कि ईरानी भूल जाएंगे कि इससे पहले उन्होंने कोई परेशानी देखी है या सुनी है। बम बरसेंगे तो इतने बम बरसेंगे कि ईरानियों को समझ में नहीं आएगा कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन साथ साथ एक ही सांस में वो फिर ये कह देते हैं कि फिर भी हम बातचीत करने को तैयार हैं और बहुत अच्छी डील होने वाली है। तो डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से तो एक पूरा असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। पाकिस्तान में जिन पत्रकारों से मैंने बातचीत की, वो इस बात को लेकर काफ़ी निश्चिंत हैं कि ये बातचीत होगी, लेकिन बातचीत सिर्फ पाकिस्तानी पत्रकारों के कहने से या पाकिस्तानी हुकूमत के कहने से नहीं होगी। बातचीत तो होगी अमेरिका और ईरान के बीच। अगर इन दोनों पार्टियों के बीच इतना मिसट्रस्ट और इतना डिस्ट्रस्ट है, तो आखिर होगा तो होगा क्या? इस पूरे सस्पेंस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ईरान से सीधे आकिफ जैदी साहब जुड़ रहे हैं। भारतीय हैं, वो ईरान में मौजूद हैं और ईरान के जो ताज़ा हालात हैं उन पे उनकी नज़र है। आकिफ साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, जो एलिफेंट इन द रूम है उसी को एड्रेस किया जाए कि बातचीत होगी दूसरे राउंड की या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस पर यही सस्पेंस इस वक्त बना हुआ है सबके जहन में। लेकिन हकीकत तो ये है कि इस सवाल का किसी के पास जो है वो कंक्लूसिव आंसर नहीं है। जो अभी तक पिक्चर सामने है, वो मैं यहाँ पर ईरानी जो मीडिया में और यहाँ के जो माहौल में जो मैसेजिंग है, उससे मैं यहाँ की पिक्चर बता रहा हूँ, क्योंकि बाकी पिक्चर तो दोनों लोगों के सामने है ही। और वो ये है कि ईरानी एस्टेब्लिशमेंट हर तरह से, हर अलग-अलग ओहदेदार अलग-अलग बात कह रहा है, लेकिन अलग-अलग अंदाज में एक ही बात कह रहे हैं। वो क्या है? वो ये है कि हम अमेरिकन साइड पर अभी संजीदगी नहीं देख रहे हैं। हम सीरियसनेस नहीं देख रहे हैं अमेरिकन साइड पर। या कोई कुछ कह रहा है, इसी को दूसरे अल्फाज में कह रहा है, अभी तक अमेरिकन्स ने अपने आप को इस लायक नहीं बनाया है कि हमसे गुफ्तगू करने की उनमें ये सलाहियत पैदा हो सके। वो तमीज़ उन्हीं ने नहीं सीखी है, वो अदब नहीं सीखा है कि हमसे बात कर सकें। इसलिए ईरानी कह रहे हैं, फ़िलहाल हमें दिलचस्पी नहीं है बात करने में। क्या इसका मतलब है कि कोई भी गुंजाइश नहीं है कि आज रात, कल सुबह, परसों तक हालात तब्दील हो जाएँ और बातचीत हो जाए? नहीं है, गुंजाइश है,
लेकिन गुंजाइश अव्वलन कम है और सेकेंडली डिपेंड करता है अमेरिकन एक्शंस और लहजा किस हद तक इस्लाह होता है, अपने आप को करेक्ट करते हैं और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उसके मुताबिक बात करते हैं। ग्राउंड रियलिटी दुनिया के सामने है कि ये सीज़फायर के पहले तक जो लड़ाई हुई, मुकाबला हुआ, उसमें ईरान का अपर हैंड है। अभी नहीं कहा जा सकता कंप्लीट विक्ट्री नहीं, वो नहीं हासिल हुई, लेकिन बहुत ही वाज़ेह तौर पर अपर हैंड है और शिकस्त के नज़दीक अमेरिका पहुँच चुका है। तो बातचीत उसी रियलिटी के मुताबिक होनी चाहिए। ही क्योंकि हुआ है, हम सब्र कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं और उसको वक़्त और मोहलत दे रहे हैं कि अपने अंदर वो सुधार और वो इस्लाह लाए। जी हाँ, लेकिन आकिब साहब, यहाँ एक सोच ये भी है कि दोनों ही पार्टियाँ, इसमें यूएस और ईरान, दोनों अपनी तरफ से एक अंग्रेज़ी में शब्द होता है पॉस्चरिंग, यानी एक तरह से दोनों ही कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो असलियत से अलग है, और उसका मकसद ये है कि कैसे बेहतर डील अपने फेवर में, अपने हित में की जाए। क्या आप इस सोच से सहमत हैं कि अमेरिका भी यही चाहता है और ईरान भी ये चाहता है? बाकायदा एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने मुझे ऑन एयर इस बात को लेकर बताया कि ये अलग बात है कि आप जंग में किसके साथ खड़े हैं, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये जंग जो है, ये नेगोशिएशंस में भी एक तरह की जंग हो रही है, सिर्फ हथियारों की ही जंग नहीं है, और इसमें दोनों पार्टियां कोशिश ये कर रही हैं कि ज़्यादा बेहतर डील किसको मिल पाएगी, किसके हक़ में होगी। ये बात सही है कि ये जो नेगोशिएशन का अभी दौर है, ये जो सो कॉल्ड सीज़फायर का दौर भी है, ये जंग है, लेकिन डिप्लोमेसी के मैदान में। ये बात बिल्कुल सही है और यहाँ ईरानी एस्टेब्लिशमेंट तो यही चीज़ खुलकर पहले दिन से अपनी पब्लिक से कह रहा है कि जंग ख़त्म नहीं हुई है, आप अभी भी सड़कों पर रहिए, और पब्लिक ने भी जवाब दिया है और पब्लिक 2 हफ़्ते से, इसके बावजूद कि जिस चीज़ को दुनिया जंग कहती है, वो रुक गई है 2 हफ़्ते से, लेकिन पब्लिक उसी तरह रातों को सड़कों पर है क्योंकि वो समझ रही है कि जंग दूसरे एक फ़ॉर्मेट में अभी भी जारी है। तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये बात अगर ये कहा जा रहा है कि दोनों साइड जो है वो चाहते कुछ हैं, दिखा कुछ रहे हैं, मैं शायद पूरी तरह इससे मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ, क्योंकि ईरान इस मामले में जो उसके गोल्स हैं, स्टैंड है, वो बहुत कंसिस्टेंट और क्लियर है। ईरान अमेरिका के फ़ौजी वर्चस्व को, मिलिट्री हेजेमनी और प्रेज़ेंस को इस इलाके से ख़त्म करना चाहता है। उसका मानना है कि उसके बहुत नज़दीक आ गया है। वो इस नेगोशिएशन को एक तरीक़ा देख रहा है ताकि वो फाइनल विक्ट्री तक पहुँचे, और वो उसी अंदाज़ से नेगोशिएशन में पहली बार आया, और अगर दोबारा भी आता है, तो वो इसी एटीट्यूड और एक्सपेक्टेशन और तैयारी के साथ आएगा। अमेरिका की तरफ जो है वो कन्फ्यूज़न ज़रूर नज़र आ रहा है, क्योंकि शायद मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। देखिए, अमेरिका की अगर आप पूरी सुपर पावर दौर की हिस्ट्री देखें, जो तकरीबन 80 साल की उसकी तारीख़ है, जिसमें उसको सुपर पावर कहलाया गया है, कभी भी वो इस तरह हारा नहीं है। कभी भी वो किसी पावरफुल और ताकतवर एडवर्सरी से उसका मुकाबला नहीं हुआ है। हाँ, यूएसएसआर से उसका 40 इयर्स की कोल्ड वॉर थी, 45 इयर्स की, लेकिन उसमें कभी भी डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। दोनों ने अपने अलग-अलग प्रॉक्सीज़ इस्तेमाल किए। तो फेस टू फेस वॉर एक पावरफुल एडवर्सरी से पहली बार अमेरिका तजुर्बा कर रहा है, और इस तरह से ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त भी पहली बार। देखिए, शिकस्त उसको कोरिया में, वियतनाम में, इराक में, अफ़गानिस्तान में सब जगह हुई है, आपके दर्शक जानते भी होंगे। लेकिन वो तमाम जो शिकस्तें थीं और ये जो शिकस्त हुई, उसमें एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले की अब तक की जो अमेरिका की शिकस्तें हैं, उसने दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर पर असर नहीं डाला। हत्ता अभी अफ़गानिस्तान से जिस तरह ज़िल्लत से वो उसको भागना पड़ा, यकीनन उसके लिए एक एक ज़ख्म की हैसियत रखता था। लेकिन उसके बाद फ़ौरन ये सवाल नहीं उठा कि क्या अमेरिका वर्ल्ड पावर की लिस्ट में है कि नहीं? या एक नया वर्ल्ड पावर अफ़गानिस्तान नाम का ऐड तो नहीं हो गया लिस्ट में? वर्ल्ड ऑर्डर जो है तब्दील नहीं हुआ इन शिकस्तों से। अमेरिकन एम्पायर इन शिकस्तों को अब्ज़ॉर्ब करके आगे बढ़ सका। इस वाली शिकस्त को अब्ज़ॉर्ब नहीं किया जा सकता। तो एक तो ये बड़ी वजह है कि ये पहला यानी नया-नया तजुर्बा है। एक ओल्ड डॉग है, उसको नई ट्रिक सीखनी पड़ रही है, एंड इट्स डिफिकल्ट। हम लोग को भी थोड़ा बहुत सिम्पैथाइज़ करना चाहिए अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट से, उनको आदत नहीं है। ईरान भी समझ रहा है, सब्र से काम ले रहा है, उनको सिखा रहा है कि न्यू रियलिटी में कैसे बात करनी, यानी हारने के बाद कैसे बात की जाती है। ताकतवर आदमी से या ताकतवर कौम से कैसे इज़्ज़त और एहतराम से बात की जाती है, वो सिखा रहा है आहिस्ते-आहिस्ते, स्टेप बाय स्टेप। दूसरी बात जो प्रॉब्लम है अमेरिकन साइड पर, इसके अलावा कि तजुर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, हारने के बाद कैसे पेश आए, वही पुरानी अकड़ है, जबकि अब वो ताकत रही नहीं। दूसरी प्रॉब्लम है डिसयूनिटी अमेरिकन कैंप में। यानी अमेरिका का क्या स्टैंड है, जब कोई पूछता है
तो पलट के हमें पूछना चाहिए आप किस अमेरिका की बात कर रहे हैं? आप मागा वाले अमेरिका की बात कर रहे हैं, आप ज़ायनिस्ट लॉबी वाले अमेरिका की बात कर रहे हैं, या आप वहाँ के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, पेंटागन की आप बात कर रहे हैं, आप स्टेट डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। इतने अलग-अलग वॉइसेज़ हो गए हैं कि जो जिसकी हम लोग अक्कासी मीडिया में जो हो रहा है, या पीट हेग्सेट जिस तरह से मीडिया को अब टारगेट करने लगे, ये सब अंदरूनी झगड़े, या पीट हेग्सेट ने इतने जनरल्स को फ़ौज से निकाला है, या ट्रम्प तो बुरा भला अमेरिकन्स को कह रहे हैं, या हत्ता जो इस वक़्त इसराइल और अमेरिका के दरमियान बेसाब्ता तौर पर अनप्रेसिडेंटेड अंदाज़ से जिस हद तक इस्लामिक रेजिस्टेंस से डील करने के लिए जो दरार मिली है। यानी देखिए, कभी-कभार छोटी-मोटा इख्तिलाफ मिल जाता था अमेरिका और इसराइल के दरमियान, बट जी, कभी भी इस्लामिक रेजिस्टेंस एक्सिस से कैसे डील करना, उसमें ज़र्रा बराबर दरार नहीं होता था। हुँ, इत्तेफ़ाक से अब इसी टॉपिक पर जो है सबसे बड़ा दरार दोनों के दरमियान नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल, अमेरिका अगर अजीब और गरीब बातें कर रहा है, तो एक तो उसको आदत नहीं है हार के बात करने की, सर झुका के बात करने की, लेकिन सीखनी पड़ेगी, आखिरकार सीखनी पड़ेगी। जिस तरह से उसने बिल्कुल, लेबनान की सीज़फायर का इनकार किया, लेकिन जी। आखिर उन्हें अपना थूका हुआ चाटना पड़ा और 8वें 9वें दिन उसको भी मानना पड़ा। बिल्कुल, तो उसी मैं तरह इसी बात से पे पे आने वाली थी। जी हाँ, उसी आकिब तरह साहब मैं से इसी जो बात जो पे आने जो वाली थी कि डिसयूनिटी है, जो डिसयूनिटी अमेरिकन कैंप पर है, वो भी एक बहुत बड़ी मुश्किल है इस वक़्त, जिसकी वजह से ये नेगोशिएशंस जो हैं, वो एक तरह से बेमाना से होते जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ-साथ आप जिस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का ज़िक्र कर रहे हैं, यही लेबनान की सीज़फायर थी, जिसमें हमने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ईरान में भी देखा और ये उम्मीद नहीं की जाती है कि इतने बड़े मुल्क में अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब एक आवाज़ में बात करेंगे और मुझे ये कहते हुए बहुत अजीब नहीं लग रहा है कि ये कहीं न कहीं बताता है कि एक इंटरनल डेमोक्रेसी है और अगर अमेरिका में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इससे भी ये पता चलता है कि वहाँ भी जो भी बची-खुची है लेकिन है एक इंटरनल डेमोक्रेसी। ईरान में आप देखिए जैसे ही लेबनान को लेकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया कि जो हॉर्मुज़ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इज़ नाउ ओपन, उसके बाद से फिर हमने देखा कि अलग-अलग आईआरजीसी की तरफ से अलग बयान आया, फिर हमने देखा जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उनकी तरफ से अलग बयान आया, हुआ यहाँ तक कि फिर ईरान को अपना बयान आधिकारिक बदलना पड़ा। तो क्या ये जो मुश्किल है और जो ये कशमकश और असमंजस है, ये तो ईरान में भी देखने को मिल रहा है कि ईरानी जो हुकूमत और मिलिट्री है, वो भी अपनी जनता को ये नहीं बताना चाहती कि देखिए हम उनको कोई हमदर्दी या उनके साथ हमदर्दी ना सही तो कोई एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक हार्डनिंग ऑफ स्टांस जो है वो तो दोनों तरफ दिख रहा है। ईरान में दिखा ना ये कशमकश। देखिए, जो ईरान में जो कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और कई चीज़ों को नज़दीक से देख रहा हूँ, तो ईरान में जो ये जिस चीज़ को आपने कहा कि एक कशमकश रही इस सिलसिले में या डिसएग्रीमेंट रही ज़िम्मेदारों में, ओहदेदारों में, मेरा मानना है कि नहीं, ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ। अगर थोड़ा बहुत हुआ तो उन्हीं ने पब्लिक के लिए पूरी तरह से एक्सप्लेन करने में उन्हें जितनी जल्दी पूरा एक्सप्लेनेशन पब्लिक को देना चाहिए था, उसमें शायद 1 दिन की डिले हुई। और वो इस बात को यहाँ ज़रूर दिखा रहा है कि पब्लिक ओपिनियन कितना अहम है, ख़ास तौर पर इस जंग के टाइम पर, हमेशा से रहा है ईरान में, इस वक़्त और भी ज़्यादा अहम है। और वो फ़ौरन यहाँ के ज़िम्मेदारों को एहसास हुआ कि उनसे एक डिले हुई है और जल्दी से आगा ग़ालिबाफ ने आकर डिटेल में एक्सप्लेन की वो चीज़ें, जो आगा अराग़ची ने डिटेल में नहीं की थी। यहाँ पर वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं था। देखिए, जो यहाँ पर हुआ उस वक़्त ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो था वो बंद गया था, फिर उसको ये कहा गया कि जब वो कंडीशंस मीट होंगी, तो उसको खोला जाएगा। जब लेबनान की सीज़फायर वो जो प्री कंडीशन थी, वो 14 दिन में से 10वें दिन पर जाके मीट हुई, तो अनाउंस हुआ कि अब हम इसको कमर्शियल ट्रैफ़िक के लिए खोल रहे हैं और 4 ही दिन बचे हैं, 4 ही दिन के लिए हम खोल रहे हैं। उसके बाद जो नेवल ब्लॉकेड की धमकी को, या बल्कि धमकी क्या, बल्कि दावे को ट्रंप ने रिपीट किया, उसकी वजह से फिर आके इसको बंद किया गया। यानी इसको खोला गया क्योंकि कहा गया था लेबनान की प्री कंडीशन मीट करोगे तो हम खोलेंगे, और उस वादे पर अमल किया। लेकिन नहीं, आकिब साहब वो ट्रंप ने बात तो पुरानी हो गई। मैं पका-पकाया कह रही हूँ दूसरा बहाना दिया ब्लॉकेड की बात हॉर्मुज़ की करके। बात तो पुरानी हुई। हॉर्मुज़ की बात पुरानी हो गई। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो कशमकश है ये इस्लामाबाद टॉक्स में दिख रही है। मेरा जो आपसे सवाल था वो ये था कि जो कशमकश हमने हॉर्मुज़ को लेकर देखी थी वही अभी इस्लामाबाद टॉक्स में भी दिख रही है कि बात करें ना करें, कितनी बात करें, कैसे बात करें, कितना बात करते हुए नज़र आएँ और कितनी एक्चुअल बातचीत होगी। मैं वही बात मैं अपनी बहुत ही शॉर्ट में मैं पूरी कर दूँ कि जो हॉर्मुज़ का मसला है उसमें ईरानी एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई कशमकश नहीं थी। फैसले बदले गए क्योंकि हालात बदले, अमेरिकन एक्शंस बदले, इसलिए रिस्पॉन्स बदला। और अभी इस्लामाबाद टॉक्स को जो लेकर जो ईरानी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है, तो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर और जनता और एस्टेब्लिशमेंट के अलग-अलग फिगर्स के दरमियान, या जो हुकूमत है और जनता के दरमियान
इस वक्त इस्लामाबाद टॉक्स को लेकर एक ही आवाज पाई जाती है, और वो आवाज ये है कि हम तभी जाएंगे वहां पे जब हमको लगेगा कि अमेरिका इस लायक हो गया है कि उससे बातचीत की जाए। यानी वो मना नहीं कर रहे जाने से कि हम किसी भी शर्त पे जाएंगे नहीं, कुछ भी हो जाएगा, हम कभी नहीं जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। सब ये कह रहे हैं कि तभी जाएंगे कि जब अमेरिका इस लायक है। अगर आज रात अमेरिका ने अपने लहजे में और एक्शंस में वो तब्दीली ले आई तो शायद कल पहुंच जाएंगे ईरानी। अगर 1 महीना और लगेगा तो 1 महीना और सब्र करेंगे, 1 साल भी और लगेगा तो 1 साल भी और सब्र करेंगे। देखिए, जिस सोच के तहत ये सब काम किया जा रहा है, देखिए वो एक ही कोर है, एक ही आइडियोलॉजी है। वही आइडियोलॉजी जिसके तहत ये मुल्क 20 साल से ये ताकत रखता है कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, लेकिन नहीं बनाता, यानी वही इस्लामिक टीचिंग, वही आइडियोलॉजी सबब बनती है कि इसके जिम्मेदार या इसके अवाम जिल्लत की किसी भी गुफ्तगू को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और वो क्योंकि इस वक्त महसूस ये हो रहा है कि इस वक्त इस लबो लहजे में जो अमेरिका ने फिलहाल इख्तियार किया है, धमकी अभी भी जारी है, सरेंडर का मुतालिबा अभी भी जारी है। एक ईरानी कश्ती है, उसको उन्हीं ने उस पर कब्जा कर लिया है, उसके जो सेलर्स थे और उनकी फैमिलीज भी कुछ उस पर मौजूद थी, उनको हॉस्टेज बना लिया है। ऐसे में निगोसिएशन और बातचीत कोई माना नहीं रखते, खास तौर पर जब मैदान जंग में ईरान ने दिखा दिया है कि वो ज्यादा ताकतवर है, अमेरिका से भी ज्यादा इस मैदान में ताकतवर है। तो वो जो एक कोर आइडियोलॉजी है, करबला की आप कहें, इस्लाम की कहें, कि जो कहती है एटम बम भी मत बनाओ, नहीं बनाया जाता, और वो कहती है कि मुकाबला करो, मुकाबला किया जाता है, और वो कहती है कि जिल्लत, बातचीत में भी जिल्लत को कबूल नहीं किया जा सकता है। तो वो भी यहीं पर वही आइडियोलॉजी अपना काम कर रही है, और इसलिए इस मामले में यूनाइटेड हैं एस्टेब्लिशमेंट भी और पब्लिक भी। लेकिन हाँ, लेकिन एक सस्पेंस जरूर बना हुआ है। सस्पेंस है। सस्पेंस क्यों है? क्योंकि अमेरिकन बिहेवियर चेंज कर सकता है। अगर चेंज हुआ तो ईरान भी उसी एतबार से रिस्पॉन्ड करेगा। बिल्कुल। आकिब साहब, यहाँ अगला सवाल और बहुत ही चिंता का सवाल है ये सवाल ईरानियों के लिए भी है, उस पूरे खित्ते के लिए भी है और हमारे खित्ते के लिए भी है, क्योंकि आप ये देखिए जो इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन है वो ये कह रही है कि अब तक हिस्ट्री का सबसे ख़तरनाक और सबसे सीरियस एनर्जी क्राइसिस फ़िलहाल हमें देखने को मिल रहा है। और ये जंग अगर आगे बढ़ती है तो ये सिर्फ ईरान तक नहीं रहेगी, एनर्जी क्राइसिस भारत में भी देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं गुजरात में, सूरत में जिस तरह की तस्वीरें उभर कर आ रही हैं, यहाँ दिल्ली एनसीआर में भी हम देख रहे हैं लोग अपनी नौकरियाँ छोड़ के भाग रहे हैं और उनके खाने पीने के लाले हो रहे हैं। तो यहाँ तो एनर्जी का सवाल है, लेकिन वहाँ देखिए जानो माल का सवाल है। तो अब जबकि कुछ घंटे बाकी हैं इस पूरे जो से तथाकथित रूप से सीज़ फायर या युद्धबंदी कहा जा रहा है, इस युद्धबंदी के ख़त्म होने तक अगर बातचीत किसी ऐसे मकाम पर नहीं पहुंचती है जहां कोई और रजामंदी बन सके, और डोनाल्ड ट्रंप के बयान को फिर मैं याद दिलाना चाहती हूँ, वो कह रहे हैं कि ऐसे बम बरसेंगे और ऐसी परेशानी होगी ईरान को जो उसने पहले अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी होगी। तो मुझे बताइए, क्या फिर से जंग शुरू होगी? देखिए, वाकई जो सस्पेंस बना हुआ है उसका एक बहुत अहम पहलू ये भी है। एक तो सस्पेंस बना हुआ है कि क्या अमेरिका का रवैया बदलेगा कि जिसके नतीजे में ईरान का बदलेगा। दूसरा यही बाकी है कि अगर वो नहीं बदलता है वो रवैया अमेरिका का, तो क्या जंग होगी, और अगर होगी तो पहल कौन करेगा। वाकई इस पर सस्पेंस बना हुआ है, और कोई भी कतई तौर पर कुछ भी कहना जो है इस वक्त मुमकिन इस सिलसिले में नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर इजाफा कर लूँ कि ईरान जंग को दोबारा शुरू करने में दिलचस्पी नहीं रखता। उसकी वजह मुख्तलिफ वजूहात हैं, आइडियोलॉजिकल वजूहात हैं, लेकिन मैं उनको नहीं दोहराऊंगा। मैं प्रैक्टिकल कुछ वजूहात बताना चाहूँगा आपके नाजरीन और दर्शकों को। देखिए, ईरान ने वो 40 दिन, तकरीबन 38 दिन जो जंग हुई उसमें बहुत कुछ हासिल किया, अपने ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी हद तक हासिल किए, और काफ़ी फ़ायदे भी उसको हुए, गरचे उसकी कीमत भी अदा करनी हुई, उसमें नुकसान और डैमेज भी हुआ, लेकिन मजमूअन ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लेकिन ये जो 2 वीक का पीरियड रहा है, इसमें उसने और भी बहुत कुछ हासिल किया है जो उन पहले 38 दिन में हासिल नहीं किया था। मैं बहुत लंबी फहरिस्त में मैं शायद चंद ही का जिक्र कर सकूं, टाइम कम है आपके पास भी और सबके पास। मिसाल के तौर पर इस 2 हफ्ते के पीरियड में उसने पीस टाइम, यानी उस ज़माने में कि जब गोलियां नहीं चल रही हैं, ड्रोन और मिसाइल नहीं चल रहे हैं, उसमें उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर अपने कंट्रोल को इस्टेब्लिश जो पहले कर लिया था उसको डेमोन्स्ट्रेट किया, और लोगों को ये दिखा दिया कि ऐसा नहीं है कि वो एक जंग के वो अफरा तफरी के आलम में हमने कंट्रोल में ले लिया, लेकिन जब
फायरिंग रुक जाएगी तो हम इसको छोड़ देंगे या कोई हमसे छुड़वा सकेगा, बल्कि यहाँ दिखाया कि हम इसको और बेहतर मैनेज कर सकते हैं हमारे कंट्रोल में। तो ये चीज़ उसको हासिल हुई है ये 2 वीक के सो कॉल्ड गैर जंगी हालात में। या इसी के तरह से एक बहुत बड़ी जो उसको कामयाबी इस 2 हफ्तों में मिली है, जिसका मैंने पहले भी चंद मिनट पहले ज़िक्र किया, कि वो जनता जो जंग के दौरान हर रात आ रही थी, मिसाइलें चल रही थी, उसके दरमियान आ रही थी, शायद किसी के ज़हन में सवाल हो, शायद ईरान में भी कुछ लोगों के ज़हन में सवाल हो कि व्हेन द फायरिंग स्टॉप्स, तो क्या फिर भी जनता इस तरह सड़कों पर आएगी? देखा कि वाक़ईन आई और उसी तरह से, उसी जोश से आ रही है। 2 हफ्ते से अभी भी हर रात वही डेमोन्स्ट्रेशंस और प्रदर्शन और मुज़ाहिरे चल रहे हैं। ये जो एसेट है, ये इस 2 हफ्ते में ही अचीव हुआ है, जिसकी वजह से आगे लॉन्ग वॉर के लिए, बहुत लंबी जंग के लिए भी अब जो ईरानी सोसाइटी और ज़िम्मेदार अपने आप को कॉन्फिडेंट समझते, वो उन 38 दिन में अपने आप को उतना कॉन्फिडेंट नहीं समझते थे, समझ रहे थे, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा ये इस 2 हफ्ते के मुकाबले के, यानी कि गोलियों के रुकने में हासिल हुआ है। या इसी 2 हफ्ते के दौरान तो सऊदी अरब ने और हत्ता यूएई ने अपने सुर और तेवर बदलना शुरू किए हैं और प्रो ईरान सिग्नल्स और एंटी अमेरिकन सिग्नल्स और बातें करना शुरू किए। ये जंग के दौरान मुमकिन नहीं था उस ज़माने, क्योंकि जंग के दौरान हर चीज़ नहीं कही जा सकती है, लेकिन पीस टाइम में ये हो सकता है। और भी जी। एक तवील फ़हरिस्त है। अचीवमेंट्स जो ईरान के 38 दिन मिसाइल और ड्रोन्स चलने के दौरान थे, वो तो दुनिया की नज़रों के सामने हैं। लेकिन इस 2 वीक में उससे भी बहुत आगे ईरान बैलेंस ऑफ पावर को लेकर आगे बढ़ा है, या दुनिया के ऑर्डर को तब्दील करके, जैसे कि मैंने सऊदी अरब और यूएई की मिसाल दी, लेकिन मिसालें दूर-दूर तक है। इसी 2 हफ्ते के दौरान तो इतने सारे यूरोपियन ममालिक ने एंटी इसराइल स्टेटमेंट्स दिए हैं, बेसाब्ता है, अनप्रेसिडेंटेड है। इतने सारे यूरोपियन ममालिक ने कहा कि ये जंग खत्म हो जाए, हम एक कोalition बना रहे हैं। अब तक कहते थे कोalition बना रहे हैं जंग करने के लिए, अब कहा कि हम कोalition बना रहे हैं कि जब जंग खत्म हो जाएगी तो हम ईरान से मिलकर बात करेंगे, क्योंकि हमें पता है इन ब्रैकेट्स कि ईरान इतना पावरफुल होगा कि एक यूरोपियन कंट्री अब उससे बात नहीं कर पाएगी, हम मिलकर उससे बात करेंगे कि हमारे मामलात कैसे होंगे। लेकिन कह दिया दिस इज फॉर आफ्टर द वॉर, हम अभी से कोalition बना रहे हैं। ये सब जी। चीज़ें इस जंग के, यानी उन 38 दिन के बाद इस 2 हफ्ते के अंदर हासिल हुए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ईरान अपने फ़ायदे में नहीं देखता कि वो जंग शुरू करे, क्योंकि विदाउट जंग भी थिंग्स आर मूविंग अलोंग वेरी वेल। जो उसके स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं, बहुत आकिब सम्त साहब, में ही आपकी बातें बात बढ़ रही सच हैं। है कि ये इस जंग के बाद जब ये जंग खत्म हो जाएगी तब भी हम बैठेंगे और बातचीत करेंगे इस बारे में। लेकिन कि पूरी दुनिया कैसे बदल रही है, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, हमारी आँखों के सामने बदल रहा है। अभी भी देखिए जो हंगरी के नेता हैं, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भई इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को मैं गिरफ्तार करूँगा। ये वही हंगरी है जहाँ पर नेतन्याहू प्रचार-प्रसार करने के लिए गए थे और उनको वहाँ पर एक तरह से प्रोटेक्शन और कवर दिया गया था, जहां डोनाल्ड ट्रंप के बेटे भी प्रचार के लिए गए थे हंगरी के ओरबान के लिए, और अब उस हंगरी में दूसरे नेता आ गए और वो ये कह रहे हैं कि मैं नेतन्याहू को गिरफ्तार करूंगा। तो ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि मेरे जैसे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को भी समझ नहीं आ रहा कि अलग अलग दहाइयों में अलग अलग दुनिया की तरतीब को अगर हम ये देखें तो ये ऑर्डर बहुत जल्दी बदल रहा है, हफ्तों में, दिनों में बदल रहा है। लेकिन मुझे ये बताइए कि ईरान को कमज़ोर करना सबसे बड़ा मकसद है इज़राइल का। इज़राइल का इसमें कुछ भी नहीं जा रहा है, हथियार जा रहे हैं, जो फंड जा रहा है, पैसा जा रहा है, मैन पावर जा रहा है, ये सब कुछ जा रहा है अमेरिका का। अमेरिका इतनी बड़ी पावर है कि जितना वो जंग में खर्च नहीं करता, जितना कि अपने स्टॉक मार्केट से एक ज़रा सा बयान देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और वो कई बिलियन ट्रिलियन डॉलर जो है का हेर फेर हो जाता है, जो इतनी बड़ी पावर के लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन ईरान चाहे कितना भी एक तरह से एक राष्ट्रवादी चेहरा हम दिखाने की कोशिश करें कि ईरानी सड़कों पर आ रहे हैं अपनी सरकार के लिए, वो हमदर्दी रखते हैं, या ईरान की सरकार पहले से ज़्यादा मजबूत है, या वेस्टर्न लैंग्वेज में कहें तो पहले से ज़्यादा हार्ड लाइन लोग अब सरकार में शामिल हो गए, लेकिन ईरान का नुकसान तो हो रहा है। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि जंग अगर दोबारा शुरू होती है, और आपकी तमाम बातों से मैं सहमत हूँ कि इस जंग में एक तरह का नोशनल फ़ायदा हुआ है ईरान को, उसकी इमेज बिल्डिंग हुई है, लेकिन अगर ये जंग दोबारा शुरू होती है तो ईरान को और ज़्यादा खोखला करेगी। नेतन्याहू तो यही चाहते हैं कि ये जंग जितनी लंबी वो खींच सकें, वो इतना अच्छा है उनके लिए। जी, बहुत अहम आपने सवाल पूछा और मैं इसका जवाब दूँगा, और मैं चाहूँगा कि उसके बाद कि, क्योंकि हम लोग दोनों हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के ताल्लुक से भी कुछ बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, उसके लिए इंशाअल्लाह कि वक़्त बाकी रहेगा। देखिए, ये ईरान को जो इस जंग में फ़ायदा हो रहा है, मेरा ये मानना है कि उसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ़ नोशनल नहीं है, सिर्फ़ इमेज का फ़ायदा नहीं है। ईरान का जो है बहुत ही हार्ड नोज़्ड रियल पॉलिटिक के एतबार से भी, रियल पॉलिटिक के एतबार से भी फ़ायदा हो रहा है। आपने देखा है किस तरह से ईरान के ऑयल सेल्स जो हैं किस तरह से बढ़े हैं और बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा है
और दुनिया देख रही है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर अब कंट्रोल हो गया और ईरान से अब उस कंट्रोल को दुनिया की अब कोई ताकत उसको खत्म नहीं कर सकती। वो खुद एक एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम कैसे उसके लिए हो सकता है और बन गया है ऑलरेडी। और भी दूसरे बहुत सारे जो उसको फ़ायदे हासिल हुए हैं, वो सिर्फ़ इमेज और सिर्फ़ सेंटिमेंट से कहीं ज़्यादा बढ़कर हैं। मैं ये बहुत क्लियरली एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ कि मटीरियल एतबार से भी ईरान अपने आप को फ़ायदे में ही देख रहा है इस जंग में। क्या इसका मतलब ये है कि क्या बाज़ वो जो है वो बिल्डिंगें नहीं टूटी हैं, जानें नहीं गई? बिल्कुल हुआ है, वो तो कीमत है। लेकिन जैसे हर बड़े अचीवमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कुछ कीमत अदा की जाती है, ईरानी सोसाइटी उसको इस तरह से देख रही है, हत्ता बिल्कुल पैसे और मटीरियल एस्पेक्ट से भी। तो ये बात मैं बस क्लियर कर लूँ और जहाँ तक इसराइल की बात है कि इसराइल का कुछ नुकसान नहीं हुआ है या कम नुकसान हुआ है। देखिए इसराइल के नुकसान एक हद तक तो सबको पता है, गरचे बहुत सेंसरशिप है कि वहाँ पर बर्बादी हुई है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मिसाइल हमले हुए हैं। एक बहुत ही छोटी-सी ज़मीन है फ़िलिस्तीन की जिसके ऊपर इसराइल को एस्टैब्लिश किया गया है, तो हुआ है डैमेज। लेकिन उस डैमेज से कहीं ज़्यादा बड़ा डैमेज जो इसराइल फेस कर रहा है, वो हमारी नज़रों से ओझल ना हो जाए। इसराइल बुनियादी तौर पर एक एक एलियन एंटिटी और है जो यहाँ पर वेस्ट एशिया में उसको ज़बरदस्ती कायम किया गया आज से 80 साल पहले और वेस्टर्न पावर मोस्टली अमेरिकन पावर पर वो बाकी उसको रखा गया है। यानी वो एक प्रॉक्सी है जो पूरी तरह डिपेंडेंट है अमेरिका पे। ये कोई राज नहीं है, हमको पता है कि इतना छोटा-सा मुल्क है, लेकिन अमेरिका की जो मिलिट्री एड का सबसे बड़ा हिस्सा उस तक जाता है कि हर इसराइली पर अगर निकाला जाए कितने अब तक आ चुके हैं, तो हर इसराइली पर चंद लाख डॉलर निकल रहे हैं, अगर आप सिर्फ डिवाइड कर दें अब तक जो आई है एड वहाँ से। तो अमेरिका क्योंकि इसराइल का वजूद टिका हुआ है अमेरिकन पावर पर, न बिल्कुल। अपने किसी अंदरूनी पावर पर, इसलिए इस जंग में इसराइल का वो नुकसान हुआ है जिसका कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता अगर वो इस पॉइंट से गाफिल हो जाए कि उसका वजूद टिका हुआ है अमेरिकन पावर पर। क्यों? क्योंकि वो अमेरिकन पावर है जिस पे बड़ी दरार लगी है, जिस पे बड़ी ज़र्ब लगी है इस जंग में और शायद उसकी कमर टूट गई है, लेकिन अभी भी क्योंकि नेगोशिएशन नहीं होने दे रहे हैं ये लोग अमेरिकन्स या ज़ायनिस्ट लॉबी कहें या अमेरिकन्स कहें, तो पूरा खुल के वो सामने नहीं आ रहा है कि कितना अमेरिका बेचैन है यहाँ से निकलने के लिए और कितना जो है उसने गँवा दिया अपने मिलिट्री हेजेमनी और पावर के एतबार से या हत्ता पॉलिटिकल हेजेमनी। बहुत बड़ी बात है कि यूएई जाके का क्राउन प्रिंस इस जंग के दौरान जाता है अमेरिका। यूएई की गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आता है अमेरिका के लिए, आपने कल देखा होगा कि हमें अगर हमारे जो डॉलर रिजर्व्स आप दबाए बैठे हुए अगर आपने रिलीज़ नहीं किए तो हो सकता है हम युआन में हमें बेचना पड़े अपना पेट्रोल और अपना गैस। ये जो डैमेज हो रहा है ये अमेरिका का पावर टूट रहा है, यानी वही चीज टूट रही है वेस्ट एशिया में कि जिस पर इसराइल का वजूद टिका है। अगर इसराइल के सारे इमारतें भी मुनहदिम किए जाए, यानी सारे मिलिट्री बेसिस उसके खाक में मिला दिए जाए, लेकिन अमेरिकन बैकिंग पावरफुल बैकिंग मौजूद है तो इसराइल रिकवर कर सकता है। लेकिन अगर उसकी तमाम इमारतें जो हैं वो खड़ी रह जाएं, कोई भी वहां मरे नहीं, लेकिन अमेरिकन रग इज पुल्ड आउट फ्रॉम अंडर देयर फीट, अमेरिका का पावर और सपोर्ट खत्म होता है तो इसराइल का खात्मा वहीं पर है। तो बिल्कुल। मैं आगे इस सब पिक्चर को देखते हुए इंडिया की तरफ फिर मैं चाहता हूँ कि अगर चंद मिनट बात हो जाए। बिल्कुल आखिरी सवाल, चंद मिनट तो नहीं है, 1 मिनट में मैं चाहती हूँ आप जवाब इस बात का दीजिए कि ये जंग होपफुली ख़त्म होगी, जल्दी ख़त्म होगी। इसके बाद आपको क्या लगता है कि जो भारत की पॉलिसी है विज़-वी वेस्ट एशिया, अभी तक हम तो फादरलैंड बताते रहे कि इज़राइल है, क्या आपको लगता है कि फादरलैंड से कुछ और बदलेंगे ये पूरे हालात? क्योंकि इंडिया को अब तक ये अंदाज़ा तो हो गया है कि इज़राइल के साथ खड़े रहने में फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान नज़र आ रहा है क्योंकि अमेरिका की खुशामद करने का जो मकसद था वो भी हल नहीं हो पा रहा है। आपको लगता है कि इंडिया की वेस्ट एशिया पॉलिसी बदलेगी? देखिए मुझे बहुत उम्मीद है कि हिंदुस्तान में तब्दीली आएगी, बहुत उम्मीद है। लेकिन मुझे हिंदुस्तान के जो मौजूदा जो हुक्मरान हैं या पूरा जो एलीट क्लास है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो बिज़नेस में हो, चाहे वो मीडिया में हो या जो भी हो, उनसे बहुत कम उम्मीद है कि उनके अंदर वो बौद्धिक क्षमता है, वो इंटेलेक्चुअल बैंडविड्थ है, वो समझ है या वो जुर्अत है कि वो इस तब्दीली को लीड कर पाएँगे। यानी इंडिया में तब्दीली आएगी, लेकिन इस क्लास के ज़रिए नहीं आएगी क्योंकि ये इनमें कैपेबिलिटी है नहीं इस तब्दीली को समझने की भी, लाने की तो दूर की बात है। लेकिन तब्दीली आएगी और अगर आप ऑलरेडी देख लें इस इस्लामिक रेजिस्टेंस की वजह से जो अभी पिछले 2 महीने पर अपने पीक पर नज़र आ रहा है,
इसी 2 महीने में आप देखिए इंडिया को कितने फ़ायदे हो चुके हैं, मैं बहुत तेज़ी से गिना दूँ क्योंकि वक़्त बहुत कम है। आप देखिए इंडिया के अंदर अब तक हम मजबूर थे, दुनिया का सबसे सस्ता और फ़ेवरेबल टर्म्स पर जो बिकने वाला तेल था वो ईरानी तेल था। 2019 के बाद से इंडिया ही नहीं खरीद पा रहा था इस तेल को क्योंकि अमेरिका आँखें दिखा रहा था, यानी सबसे बेनिफिशियल डील हम नहीं कर पाते थे। या इसी तरह से पूरी दुनिया की तरह हमें जो भी खरीदना पड़ता था, हमें भी पेट्रो डॉलर में खरीदना पड़ता था। आपने देखा है कि ये जो अभी ईरानी तेल खरीदा गया है, ये डॉलर में नहीं खरीदा गया है ना, उससे भी हम आज़ाद हुए। रशियन तेल के खरीदने को लेकर टैरिफ का डंडा दिखाया गया, हम पीछे हट गए, लेकिन अब हम फिर से रशियन खरीद रहे हैं तेल। ईरानी तेल में ये भी लोगों ने इसको नोटिस नहीं किया है, ईरानी तेल पर अमेरिका ने सैंक्शंस 30 दिन के लिए हटाए थे, ईरानी और रशियन तेल के लिए। रशियन तेल के सैंक्शन रिलीफ को अमेरिका ने जो है एक्सटेंड किया है, फिर दोबारा 30 दिन के लिए बढ़ा दिया, लेकिन ईरानी तेल के लिए अब दोबारा टेक्निकली अमेरिकन सैंक्शंस लागू हो चुके हैं, लेकिन इंडिया में फिर भी डिलीवरी रिसीव की गई इस तेल की, यानी कि इंडिया ने एक कदम तो उठा लिया कि अमेरिका के सैंक्शंस रिजीम की मुखालिफत खुलकर कर दी है। ये हमारी जंजीरें हैं, जिनकी टूटने की झंकार इस वक्त हमको सुनाई देनी चाहिए। या हत्ता इंटरनल पॉलिटिक्स में हमारे इंडिया में जो हालात बना दिए गए हैं, आप मजलूम के लिए, खास तौर पर फिलिस्तीनी मजलूम के लिए अगर आवाज़ उठाएँ तो कहा जाएगा प्रोमोटिंग एनमिटी की वजह से आपको जेल में डाल दिया जाता है। फिर बाद में प्रोसीजरल ग्राउंड्स पर शायद साल 2 साल बाद आपको आज़ादी मिल जाए क्योंकि वो प्रोसिक्यूशन केस को परस्यू नहीं करती है। लेकिन अभी जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो फैसला आया, आपने भी उसको देखा होगा कि इस बार जज ने प्रोसीजरल ग्राउंड्स पर खारिज नहीं किया केस को, बल्कि कहा कि इसमें क्या जुर्म है कि अगर कोई ईरान के सपोर्ट में, क्योंकि वो मजलूम है, उसके सपोर्ट में कोई आवाज़ उठाए। ये इंटरनल जो डिस्कोर्स है उसमें एक तब्दीली और करेक्शन आ रही है और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। अभी ये इस्लामिक रेजिस्टेंस की कामयाबियों की वजह से बहुत तब्दीलियाँ आना है। इस्लामिक रेजिस्टेंस की कामयाबी अगर मैं सम अप कर दूँ, इंडियन सोसाइटी के लिए एक रोल मॉडल प्रेज़ेंट कर रही है कि सो कॉल्ड गरीब या कमज़ोर होने के बावजूद भी दुनिया के सबसे बड़े बदमाशों का मुकाबला किया जा सकता है और उनको हराया जा सकता है। ये लिविंग रोल मॉडल हमारे सामने है। दूसरी तरफ इंडिया के लिए और भी अब आसानी क्या हो गई अगर वो इस रोल मॉडल को अप्लाई करना चाहता है, अमल करना चाहता है, कि जो सबसे बड़ी रुकावट थी इस रास्ते में, यानी अमेरिका का क्या डोमिनेशन और हेजेमनी, वो भी अब पहले जैसी नहीं रही और दिन-ब-दिन और कम होगी। यानी रोल मॉडल और ज़्यादा पावरफुल है और जो बैरियर और रुकावट थी रास्ते में से, वो भी हटती हुई नज़र आ रही है। तो इसलिए मुझे इत्मीनान और यकीन है कि इंडिया में तब्दीली आ रही है और आएगी, लेकिन ये जो पॉलिटिकल क्लास या ये जो एलीट क्लास है, इसके ज़रिए ये मुझे पॉसिबल नहीं लगती। कम लगता है आपको। हालाँकि मैं रिलीजियस डॉक्ट्रिन से मैं आपसे डिसएग्री करूँगी। हालाँकि साम्राज्यवाद और इम्पीरियलिज़्म के खिलाफ एक तरह का रोल मॉडल नहीं, एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है ईरान और वो हिंदुस्तान के लिए भी इंस्पिरेशन होगा, दुनिया के किसी भी देश के लिए। लेकिन रिलीजियस डॉक्ट्रिन इसमें शामिल करना, इस बात से मैं शायद आपसे हमेशा डिसएग्री करूँगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए आकिब साहब। बहुत-बहुत शुक्रिया।